नमस्कार। घर ढूंढते समय किसी ब्रोकर की, रियल एस्टेट कंसल्टेंट की या रियल्टर की जरूरत अच्छी तरह से घर ढूंढने में और सही तरह से घर ढूंढने में, इस पे हम बात करेंगे स्क्वायर फीट इस रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के सीईओ श्री विनोद ठक्कर से, जो सिर्फ मुंबई में नहीं, मुंबई के बाहर भी, गुजरात में और महाराष्ट्र में और कई शहरों में भी उनकी कंपनी उपस्थित है। बात करते हैं श्री विनोद ठक्कर से। विनोद जी, साथ साथ इस प्रोग्राम में आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जब कोई घर ढूंढने जाता है, उस समय ब्रोकर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट या रियल्टर, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, घर इंसान का अपनी लाइफ का सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान की लाइफ में 3 महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं। एक है जब स्कूल कॉलेज से निकलता है करियर बनाने के लिए, तो करियर कौन सी चुनना। दूसरा है अपने जीवन साथी चुनना। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप किसी को भी पूछेंगे तो बताएंगे कि हमको अपना खुद का एक ड्रीम होम चाहिए। अब घर चुनने के पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, और वक्त बदलता है वो हिसाब से वो तरीके भी बदलते हैं। 25 साल पहले एक इंसान अपने लोकेशन के बाहर निकलता नहीं था घर ढूंढने के लिए, तो वहां कुछ गिने चुने डेवलपर रहते, गिने चुने ब्रोकर रहते थे, उनके तरीके अलग थे घर चुनने के। और आज 25 साल के बाद इतनी दुनिया आगे निकल गई है कि एक उंगली दबाने से आपको एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रगति के साथ में ब्रोकर का भी कितना अहमियत है। ब्रोकर के रोल भी 25 साल में मैंने बदलते हुए देखे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा एक आपके फैमिली के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है जो आपके पैसों का ध्यान रखता है, डॉक्टर होता है जो आपकी हेल्थ का ध्यान रखता है, ऐसा ही एक फैमिली कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है जो आपके सपने को साकार करे। सपने को साकार करे और आपके रियल एस्टेट की जो डेवलपमेंट है उसको सही तरीके से करे, आपको सही गाइडेंस दे, सही तरीके से घर चुनने में मदद करे। विनोद जी, आपके इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उससे आप हमें ये बताएं कि जब कोई फर्स्ट टाइम आपके पास आता है और कहता है कि उसे घर खरीदना है, तो आप उसे किस तरह से हेल्प करते हैं सही घर ढूंढने में, सही ठिकाने पे वो घर ढूंढने में, सही टाइप का घर और सही बजट का घर? देखिए, मैं हमेशा 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। मेरी हमेशा कस्टमर के प्रति ज़्यादा लगाव रहा है, क्योंकि जब मुंबई जैसे शहर में, मैं भी जब 86 में मुंबई में आया तो मेरे पास भी छत नहीं थी, मेरे पास भी घर नहीं था। मैं तकरीबन 28-29 साल में आए, अब जहाँ पे रहता हूँ वो मेरा 12वां घर है। तो मैं भी हर जगह पे लीव लाइसेंस में भी घुमा हूँ, तो घर कैसे होता है वो मुझसे ज़्यादा शायद बेहतर कोई और नहीं जानता है। लेकिन मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि जो फर्स्ट टाइम बायर है, घर जो ढूंढने निकले, मेरी कोशिश ये रहती है कि वो रेडी पोजीशन का घर ले। मुंबई के अंदर 25 साल में जो रियल एस्टेट है इतनी अनऑर्गेनाइज थी, अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रही है। लेकिन रियल एस्टेट इज वेरी रिस्की, रियल एस्टेट इज वेरी रिस्की। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, चाहे टाइटल का प्रॉब्लम हो, तो जब वो फर्स्ट टाइम घर लेता है कोई भी कस्टमर, तो बहुत सारी बातें होती है, अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी लगाने में लगते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों आजकल लोन लेते हैं, और जब लोन इसलिए लेते हैं ताकि उनको घर भाड़े पे नहीं लेना चाहिए। अब भाड़े की जगह पे उनका वो इंस्टॉलमेंट है जिसकी बदौलत उनका घर होने जा रहा है, उसमें अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में किधर ले लिया और आप किधर अटक गए, प्रोजेक्ट अटक गया है, टाइटल का कुछ प्रॉब्लम है, और आपका लोन तो जो बैंक में आपने लिया है वो तो आपका इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे लोग अटक जाते हैं, और उसके बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, बिकॉज उसका इफेक्ट जो है वो पूरा फैमिली लाइफ के ऊपर आता है। तो मेरी एडवाइस फर्स्ट ये रहेगी, जो न्यू बायर है, फर्स्ट टाइम बायर है, हो सकेगा आप रेडी पोजीशन में फ्लैट लीजिए। अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो सेकंड, जो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जाते हैं, जिनके पास वो फैसिलिटी है कि धीरे धीरे अपना पैसा निकाल सके, उनके लिए आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन इज अ गुड ऑप्शन। आपने मुंबई के बारे में कहा, मुंबई के अलावा आपके ऑफिसेज महाराष्ट्र और गुजरात में भी है, तो मुंबई के बाहर के जो एरियाज है, जैसे अहमदाबाद हुआ, सूरत हुआ, पुणे हुआ, वहां जो लोग घर खरीदने जाते हैं, मुंबई से आप एडवाइस अलग क्या देंगे उन्हें? सी, रियल एस्टेट एज अ इंडस्ट्री, अगर आप जैसे छोटे सेंटर में जाते हैं, सब जगह पे, बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत ये है ये इंडस्ट्री की, कि यहाँ पे जो डेवलपर है
वो जरूरी नहीं है कि वो सिविल इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है। जैसे हम हमेशा पहले से देखते थे कि एक डॉक्टर के पास आप इंजेक्शन तभी लगवाएंगे जब वो MBBS है, लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा कोई कानून नहीं है। ना ही मैंने अपनी लाइफ के करियर में ऐसे डेवलपर देखे, वो बहुत कम है जो खुद इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है, और बिकॉज उनकी जो वो प्रोडक्ट के प्रति पैशन है, वो एक इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ में काम करते हैं। यहाँ तो हम देखते हैं कोई क्लॉथ मार्केट में से डेवलपर बन गया है, कोई स्टील मार्केट का डेवलपर बन गया, कोई इंडस्ट्री डायमंड से डेवलपर में आ गए हैं। तो इट इज ओवरऑल एन अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, जैसे अभी टाटा हैज एंटर्ड, गोदरेज हैज एंटर्ड, महिंद्राज हैव एंटर्ड। आई थिंक ऐसी अगर कोई प्रोडक्ट है जहां पे इवन फर्स्ट टाइमर भी है, तो यू नो दे कैन एक्चुअली गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, बिकॉज देयर यू हैव अ क्रेडिबिलिटी, यू हैव अ नेम वेयर यू नो आपका पैसा सिक्योर है। तो दूसरे छोटे सेंटर में भी अगर ब्रांडेड डेवलपर है तो आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम यू नो ब्लाइंडली गोइंग एंड बुकिंग द प्रोडक्ट। बट इफ इट इज ए इंडिविजुअल डेवलपर, आपको बहुत सारी चीज देखनी पड़ेगी, टाइटल देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, वो डेवलपर की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, उन्होंने आगे कोई प्रोजेक्ट किए हैं तो कैसे किए हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर अगर एक जगह से मिल सकता है तो वो रियल्टर के पास से मिल सकता है। एंड आई ऑलवेज से रियल एस्टेट इज एब्सोल्युटली लोकल बिजनेस, बिकॉज लोकली क्या होता है, वो वहाँ जो बंदा बैठा है, जो रियल्टर बैठा है, जिसको वहाँ की सारी हिस्ट्री जोग्राफी मालूम है, लोगों के बारे में जानता है, रेफरेंस के बारे में जानता है, टाइटल के बारे में जानता है, आई थिंक रियल एस्टेट कैन बी द बेस्ट फ्रेंड फॉर एनी कंज्यूमर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। आपने कहा कि अगर आप किसी छोटे शहर से हो या किसी महानगर में हो, इन्वेस्ट करते समय, रियल एस्टेट में पैसा लगाते समय ड्यू डिलिजेंस जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे मुंबई में और अहमदाबाद में, महानगर हुआ, बड़ा शहर हुआ, आपका एक ऑफिस गुजरात के पाटन में भी है, विच आई वुड से इज लाइक अ टियर 2 लोकेशन। वहां पे जो कस्टमर आते हैं उनको आपकी कंपनी स्क्वायर फीट से रियल एस्टेट ब्रोकरेज कह दीजिए, कंसल्टेंसी कह दीजिए या रियल्टर कह दीजिए, क्या फर्क होता है वहां पे? पाटन बहुत छोटा सेंटर है एक्चुअली, उसकी पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 2.5-3 लाख से ज्यादा नहीं, उसको आप 2 टायर 3 टायर भी नहीं कह सकते, बट इट्स एजुकेशनल हब। रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट बना है और मेरा बचपन वहाँ गुजरा है, स्टडी वहाँ से हुई है, तो मुझे लगा कि वहाँ जाके भी कैन आई मेक अ डिफरेंस इन द कम्युनिटी। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ देख रहा हूँ मैं, वहाँ पे ज़्यादा करके प्लॉट्स और सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, और हमारी ये पहली ऑफिस है एज अ प्रोफेशनल ब्रोकर इन एंटायर सिटी। अभी तक लोग वहाँ पे लैंड के ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, वो शाम को चाय वाले के उधर बैठ के देर आर फ्यू ब्रोकर्स हु डू लैंड ट्रांजेक्शन। वहाँ पे हमने देखा कि जितने भी प्लॉट्स के सोसाइटी के बुकिंग हो रहे हैं, वहाँ पे किसी के पास एनए ऑर्डर नहीं है। वहाँ पे लोग ऐसे ही लैंड जो ट्रांजेक्शन करते हैं, डेवलपर लैंड का टोकन दे दिया, 2-3 साल का टाइम मिलता है उनको, और एक तरफ वो लोग बुकिंग स्टार्ट करते हैं प्लॉट का और उनसे इंस्टॉलमेंट लेते हैं। उससे आपको 30 इंस्टॉलमेंट आपका जब भी पूरा होएगा तभी आपका डॉक्यूमेंट होगा, वो लैंड भी आपका एनए तभी होने वाला है। तो हम जब वहाँ शुरू में गए तो हमने कहा कि यहाँ तो हम बिजनेस ही नहीं कर पाते, और उनका कहना है कि यहाँ पे ऐसा ही चलता है सर, बट वी वे वेरी क्लियर दैट वी विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस। नाउ वी आर एक्चुअली एजुकेटिंग डेवलपर्स कि आपको बड़ा काम करना है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट करने हैं। आप चाहते हैं कि मुंबई से लोग पाटन में आके इन्वेस्ट करें, जैसे एनआरआई लोग मुंबई में आके इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस, डॉक्यूमेंटेशन। आने वाला जो जनरेशन है वो जब पैसा देता है तो वो सब चीज़ मांगता है। तो आई थिंक बाय गोइंग देयर इन पाटन वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर कि भैया आप जो अभी जिस हिसाब से बिजनेस कर रहे हो बहुत रिस्की है, हम आपके पास बैठेंगे, आपके लिए बैठेंगे, हम आपका ड्यू डिलिजेंस भी करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, वो हम वहाँ के जो डेवलपर है वो डेवलपर को हम लोग ये कहते हैं कि सर हम आपका प्रोजेक्ट मुंबई लेके जा सकते हैं, पुणे लेके जा सकते हैं, आपको ऑल ओवर इंडिया में लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, आपकी प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए, और आपका कंस्ट्रक्शन का जो क्वालिटी है वो आपको सुधारना पड़ेगा। मतलब आप सिर्फ बायर को ही नहीं, लेकिन जो लैंड में डील करते हैं या जो डेवलपर बिल्डर्स हैं उनको भी एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपका प्रोसेस है वो अगर हम देखें, आपने वलसाड़ में एक प्रोजेक्ट मार्केट करने लिया है जो मेरे हिसाब से फर्स्ट होम प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब आप जब मुंबई या अहमदाबाद या पाटन जैसी जगह पे जब रियल एस्टेट ब्रोकिंग का बिजनेस करते हैं और वलसाड़ जैसी जगह में सेकंड होम का प्रोजेक्ट जब बेचते हैं,
तो फर्क क्या रहता है? देखिए, दो फर्क पिछले 5-6 साल में आया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। सबसे बड़ा फर्क यह है कि पहले लोग आई हैव सीन कि एक ही घर में 3 जनरेशन निकल जाती थी, और सबसे बड़ा अगर कोई इन्वेस्टर बन के आया रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट को लोग अभी एक घर के अलावा एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें या तो रिटर्न हो आपको, और दूसरा ये है कि आज स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। धीरे धीरे जो मेजर सिटी है, बड़े सिटी, उसमें 5 दिन का काम हो गया है, सैटरडे संडे छुट्टी हो गया है। बम्बई जैसे सिटी में या अहमदाबाद या सूरत जैसे सिटी में अभी लाइफस्टाइल जो है बहुत स्ट्रेसफुल हो गई। तो लोगों को चाहिए हम थोड़े 1-2 घंटे के ड्राइव के ऊपर ऐसी जगह हमको मिले जहां ओपननेस हो, सारी 5 स्टार फैसिलिटीज हो। 2 दिन हम जो डी स्ट्रेस हो के आए कि वापस 5 दिन आके अच्छी तरह से काम कर सके। आई थिंक वलसाड इज वन लोकेशन। हम लोग मुंबई के आसपास देखते हैं तो लोनावाला है, करजत है, ये साइड में हम नासिक की तरफ जाते हैं, वो सारे एरिया भर चुके हैं। लोनावाला अब पहले जैसा लोनावाला नहीं रहा, बहुत ट्रैफिक है। तो ये एक हमने आइडेंटिफाई किया, वलसाड एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है खास करके मुंबई के लोगों के लिए, जिनकी फैक्ट्रीज जो है वापी में है, सिलवास में है और दमन में है। कुछ वलसाड के जो लोकल लोग हैं वो लोग 10-11 किलोमीटर के डिस्टेंस में बाहर जाके एक ऐसा फर्स्ट होम भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज है जो लोकल सिटी के अंदर नहीं मिल सकती। नहीं। और मुंबई के लोगों के लिए वो जो प्राइस फैक्टर है कि 2 घंटे के डिस्टेंस में रोड्स काफी अच्छे हो गए, रेलवे से कनेक्टेड है, और वलसाड का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट है। जैसा देवलाली का है, सूखा है, तो कुछ लोग जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए बेस्ट लोकेशन है। सो इट कैन बी अ वीकेंड होम्स, इट कैन बी अ गुड होम फॉर रिटायरमेंट, एंड इट इज वैल्यू फॉर मनी। जिस हिसाब से डेवलपमेंट साउथ गुजरात की हो रही है वो हिसाब से आई कैन फोरसी अ ब्यूटिफुल टाउनशिप कमिंग इन दैट लोकेशन विच विल गिव अ गुड लिविंग, एज इवन इट कैन बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। घर खरीदने की प्रक्रिया सेफ, सिंपल और सरल कैसे बनाए हैं ये जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। आपने थाने में भी एक ऑफिस खोला है, जो मेरे समाज से 2 साल हो गए उस ऑफिस को। तो थाने शहर में जो आप रियल एस्टेट ब्रोकिंग का बिजनेस करते हैं वो किस तरह से? थाने, फॉर मी, आई हैव सीन थाने फॉर लास्ट 7-8 years। जिस हिसाब से थाने में ग्रोथ हुआ है, आई थिंक across the country, I think Thane, I would put Thane as one of the best destination for development and growth in last 8 years. You look at the infrastructure, the way the roads and flyovers have completed within stipulated time. Outstanding location, outstanding environment, surrounded by forest, beautiful township project. You have got a branded development coming up in a very structured way. You got all kind of infrastructure. You take a mall, what you need for residents. For South Mumbai people, or I would say downtown, it is a great asset for weekend homes in 2005. But now it is becoming a first home for most of the people. जिस तरह के कस्टमर्स आपके पास आते हैं थाने में घर खरीदने के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। थाने इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छा बड़ा बेल्ट है, वागले एस्टेट है, lot of IT company have poured in, lot of retail is coming into it, and connectivity point of view, if you look at Thane, I mean from Thane it's easy to reach to Nasik within 2 hours. You have got access towards Navi Mumbai, Pune, through Ghodbandar you have access towards western suburb. So earlier it was only Thane people who were looking at Thane, but at certain I have seen people shifting from Mulund and Ghatkopar to Thane. जिनका ऑफिस नवी मुंबई में है या आपको फैक्ट्री है वसई या सिलवासा साइड, थाने इज बिकमिंग एब्सोल्युटली रेसिडेंशियल हब विच इज हैविंग एन आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इज अ मिक्स ऑफ corporates, it is a mix of businessmen, and it is mix of working going people. So I think Thane is, for me, in last 7-8 years I have not seen any suburb across the country the way Thane has developed, and Thane has got an outstanding future ahead also. तो आपकी ऑफिस पाटन में भी है, अहमदाबाद में भी है, सूरत में आप ओपन कर रहे हैं कुछ दिनों में, वलसाड़ में आप माल बेच रहे हैं, आपका वेस्टर्न सबर्ब्स में काफी एरियाज है जहां पे आपके ऑफिसेस है, थाने में भी आप हैं. तो आप ये बताएं कि इस तरह से स्क्वायर फीट ब्रांड का आपने ग्रोथ मल्टीपल लोकेशंस में बिना किसी को फ्रेंचाइजी दिए, ये जादू आपने कैसे किया?
See, I have a vision. You know, when I started to find out a home in Mumbai, I had a very bad experience with the consultant. You know, I didn't find them very organized, and they were very rough. ब्रोकर और डेवलपर की कम्युनिटी में इमेज अच्छी नहीं थी. लोग उनको दलाल या मतलब गलत तरीके के लोग के हिसाब से देखते थे. और मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ अर्लियर, तो मेरे साथ भी कुछ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हुई. ब्रोकर ने बोला कि आपको 3 बड़ा ब्रोकरेज देना पड़ेगा फ्लैट भाड़े पे लेने के लिए, बिकॉज तभी लीव लाइसेंस लीगलाइज नहीं था. तो आपको किसी की पहचान है तो विदाउट डॉक्यूमेंट कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था. तो जिसके अंदर कैपेसिटी है कि वो घर रात को उठा के 4 आदमी खाली कर सके, ऐसे लोग ब्रोकर बनते थे. तो मुझे लगा यार ये इतना अच्छा बिजनेस है, तो इसमें कुछ अच्छी तरह से काम करना चाहिए. और जब मैंने ये इंडस्ट्री में आया तो मैंने ठान ली कि मैं ऐसा काम करूंगा कि लोग ब्रोकर को एक रिस्पेक्ट के तरीके से देखें. और हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सर. लोग पूरी जिंदगी का पैसा डालते हैं और इमोशनल ज़्यादा टच है. मैंने जिनको जिनको घर दिया है मेरी लाइफ में, वो लोग हमेशा मेरे साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं. वो रात को जब घर पहुंचते, सबसे अच्छी चीज़ आप किसी को भी पूछेंगे तो आप थका हुआ आदमी घर पे जाता है तो घर पे सुकून चाहिए. और अगर वो घर आपने दिलाया है तो आदमी जिंदगी में आपको पूरी जिंदगी आपको ब्लेसिंग देता है. तो मुझे लगा कि ये जो प्रोसेस है किसी का सपना साकार करने का, वो प्रोसेस अगर मैं अच्छी तरह से करता हूँ, प्रोफेशनली करता हूँ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, और जो आदमी पूरी जिंदगी का पैसा डालता है उसका अगर मैं सिक्योरिटी पहले देखता हूँ, तो आई थिंक गॉड इज ग्रेट एंड पीपल विल डेफिनेटली ब्लेस मी लाइक एनीथिंग. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. तो बिल्कुल है, आपको लोगों की ब्लेसिंग्स तो मिलेगी. लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने स्क्वायर फीट जो ब्रांड है रियल एस्टेट ब्रोकरिंग कंपनी की, उसको एक लोकेशन से उठा के आपने इतने सारे लोकेशन में फैला दिया. अब आमतौर पे लोग ये करते हैं कि फ्रेंचाइजी मॉडल होता है कि आपकी ब्रांड होती है जो कि कोई और फ्रेंचाइजी करके चलाता है. रियल एस्टेट में आज मेरा जो व्यूअर है उसकी सबसे बड़ी चिंता वही है कि स्क्वायर फीट का नाम फेमस है, लोग जानते हैं, ट्रस्टेड नेम है, लेकिन जिसके पास वो बोर्ड है क्या वो स्क्वायर फीट है या उसका फ्रेंचाइजी है. तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि आपके यहाँ स्क्वायर फीट में जितने भी ऑफिसेज हैं सब हब किए, आपने फ्रेंचाइजी रूट फॉलो नहीं किया. तो ये जादू आपने कैसे किया? देर आर 2 वे ऑफ लुकिंग एट इट. मैंने जब शुरू किया तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरी कंपनी इतनी ग्रो होगी. हमारा फैमिली बिजनेस है. वी आर 4 brothers, 2 brother-in-law, माई नेफ्यूज. और जैसे जैसे फैमिली के लोग आते गए, जुड़ते गए, मैं हमेशा कहता हूं कि रियल एस्टेट है वो लोकल बिजनेस है. आज मैं यहाँ पे बैठ के किसी को बेंगलोर में फ्लैट बेच सकता हूँ, लेकिन वो फ्लैट बेचने के बाद में उसको जो आफ्टर सेल्स सर्विस देनी है, वो बेंगलोर में जो प्रॉपर्टी मैंने बेची है उसके बारे में तहकीकात करनी है. चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो. प्रॉपर्टी के मैं आज जो देखूंगा वो आज की बात करता हूं, लेकिन वो प्रॉपर्टी के आसपास आने वाले 3, 4, 5 साल के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, वो सारी जो बातें हैं वो लोकल आदमी को जितनी मालूम है वो बाहर के आदमी को नहीं मालूम है. जिस प्रकार से इंडस्ट्री का ग्रोथ होने लगा, पहले एक ही लोकेशन के बाहर मैंने बिजनेस नहीं किया 5 साल, लेकिन जब देखा कि ये लोकेशन अभी पूरी हो जाएगी, कोई अलग डेवलपमेंट, जो जहां जहां डेवलपमेंट होती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, वहां पे डेवलपमेंट होता है. तो मैं ऐसा समझता हूं मेरी कंपनी वहां जाएगी जहां फ्यूचर डेवलपमेंट है, जहां फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है. और वो लोकेशन में मैं लोकल आदमी को पकड़ूंगा जिसको वो लोकेशन की सारी बातें मालूम है. एंड दैट इज हाउ वी हैव क्रिएटेड कि हमारे फैमिली में जैसे लोग आते गए, तैयार होते गए, हमने एक को उठा के दूसरे लोकेशन में भेजा. और फ्रेंचाइजी दूसरे सब इंडस्ट्री में होती है, बट रियल एस्टेट इज ए डिफरेंट थिंग. इसमें मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे आप ऑटोमोबाइल ले लीजिए तो 4 कंपनी है, 5 कंपनी, एक कंपनी का 5 मॉडल है. यू आर सेलिंग ओनली 20 थिंग्स, बट फॉर मी रियल एस्टेट इज एवरी इंडिविजुअल कस्टमर इज कमिंग विथ अ डिफरेंट नीड. एवरी इंडिविजुअल लोकेशन इज अ डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल डेवलपर इज डिफरेंट. इवन इन एवरी बिल्डिंग, एवरी इंडिविजुअल फ्लैट इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी. तो टू सेल इट you have to have a great ability, and that to a local person only is the best person who can sell it and who can give you after sale service. He will be there with lifetime with you. I think if I can make my customer happy that after buying a flat or selling a flat through square feet, there is somebody next to him in local office who will take care of them, and all these people are our own people. Though we will be creating a franchisee model, but that will be a different thing. It is not that we are giving franchisee just for the hand cashing our brand. We will never do that.
but we will identify good people, strong people. We are training them, and they are part of family. So that is how it is, for any customer. I am available, across the country, wherever my square feet is dealing with them. So that gives a lot of assurance to the customer. आपने सिर्फ विनोद जी रियल एस्टेट बिजनेस को ग्रो नहीं किया, आपने साथ साथ एक टीचर, एक गाइड या एक मेंटर की तरह से एक पढ़ाने की सिस्टम या ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, फर्दर ट्रेनिंग वाली सिस्टम डिवाइस की है। और जहां तक मैं समझता हूं वलसाड़ में आप उसके लिए कुछ ट्रेनिंग लोकेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे लगता है ये इंडस्ट्री जो है इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। रियल एस्टेट की वजह से जो इंडिया का जीडीपी है उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। घर दिलाने की जो प्रोसेस है उसमें अगर प्रोफेशनल लोग होंगे, पढ़ लिख के आएंगे, उसको सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, तो जो लोग पूरी जिंदगी की मूडी डाल रहे हैं अपना घर लेने के लिए, उनकी प्रोसेस सही होगी, उनका पैसा सिक्योर होगा, और सही लोग जो काम कर रहे हैं उनको एक अच्छे लोग मिलेंगे जो उनके प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह से बेच सके। आई थिंक मैन इज नेवर ओल्ड टू लर्न, और ट्रेनिंग और एजुकेशन इंसान को और बेहतर बनाता है, और अच्छा काम कर सकता है आदमी, और अच्छी सर्विस दे सकता है। मैं खुद हमेशा तत्पर रहता हूं कि कॉन्फ्रेंसिस में जाऊं, चाहे CII हो, फिक्की कॉन्फ्रेंस हो, जहां से भी कुछ अपने आप को दुनिया में क्या हो रहा है उससे अपडेट कर सकता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि नॉलेज अगर मेरे पास कुछ है तो मैं खाली अपने पास रखूंगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने जो भी 25 साल में रियल एस्टेट में सीखा है, मैं मेरे कंपनी के लोगों के साथ शेयर करता हूं, उनको ट्रेन करता हूं। हमारे इंडस्ट्री में जो लोग मेरे पास आते हैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, तो आई ऑलवेज शेयर माई नॉलेज, एंड उससे बढ़ता है, उससे रिलेशनशिप होती है। यू आर ट्रांसफरिंग दैट नॉलेज टू अदर पीपल इन द इंडस्ट्री। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। मतलब आपने पहले जिनको घर खरीदना था उनको एजुकेट किया, फिर बिल्डर्स को एजुकेट किया, और अब ब्रोकर कम्युनिटी को री एजुकेट कर रहे हैं। yes. चलिए बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स एरिया ग्रुप की। आप जिस एरिया से है, मतलब जिस लोकेशन से है, वहां के ब्रोकर्स का एक स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन है। yes. जहां तो उसके बारे में बताया कि ऐसी एसोसिएशन से ब्रोकर कम्युनिटी को क्या फायदा होता है, जो घर खरीदने आते हैं और जो ऐसे ब्रोकर के पास जाते हैं जो इस तरह के एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनके लिए सेफ्टी कैसे बढ़ती है। कमलेश भाई, ये जो एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स की आपने बात की, जिसको हम लोग आजकल प्यार से शॉर्ट फॉर्म एरिया ग्रुप के नाम से ज्यादा फेमस हुआ है, ये बात है 1997 की। आपको याद होगा कि 95 और 2000 के बीच में जो स्लैग पीरियड आया रियल एस्टेट में, स्पेशली इन मुंबई, ऐसा स्लैग अभी तक न किसी ने देखा है, और मैं चाहता हूं ना कभी ऐसा आए, बिकॉज इट वॉज अ वेरी हॉरिबल टाइम फॉर द रियल एस्टेट। किसी का फ्लैट नहीं बिक रहा था, जो ब्रोकर्स कम्युनिटी थी, और ब्रोकर्स के लिए बहुत दिक्कत थी। और ये रियल एस्टेट बिजनेस ऐसा था वो टाइम पे कि किसी के पास कुछ काम नहीं है तो एक विजिटिंग कार्ड छपवा के आदमी ब्रोकर बनता था, और इतना माहौल खराब था कि एक महीने तक, 2 महीने तक किसी के ट्रांजेक्शन नहीं होते थे। तो वो कहा जाता है कि द इन्वेंशन इज द मास्टर ऑफ योर बैड टाइम, सर्वाइवल। सर्वाइवल में कुछ अच्छी बातें आती है, तो जनरली ब्रोकर एक दूसरे को कॉम्पिटिटर के रूप में देखते थे तभी, और ऐसे माहौल में सब लोग साथ में आए। एक हमारे डेवलपर फ्रेंड ने एक पिकनिक रखा, सब ब्रोकर को लेके गए, कुछ काम था नहीं तो बोले चलो पिकनिक जाते हैं। और उस दरम्यान ऐसा हमने एक सुझाव रखा, सबके साथ बैठे थे डिनर पे, कि यार हम लोग एक दूसरे को सामने देखते, एक दूसरे की टांग खींचते, वो जमाने में ऐसा बोलते थे। उसकी जगह अगर हम लोग साथ मिल जाए ऐसे खराब टाइम पे, और एक दूसरे को अगर कॉम्पिटिटर की जगह पे, आज मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास कस्टमर है, तो अगर वो 2 मिल जाए तो आपका काम हो सकता है, मेरा काम हो सकता है। उस थॉट के साथ हमने एक आइडिया रखा कि क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर एक एसोसिएशन बनाए। वक्त बहुत था सबके पास, मिलना जुलना होगा, एक दूसरे से दोस्ती होगी, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होगा, हम कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे और सबका फायदा होगा। इसी थॉट के साथ हमने 97 में एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स बनाया, जिसमें 35 मेंबर अच्छे थे। और हमने क्या किया कि हर एक अलग अलग लोकेशन से एक ब्रोकर को मेंबर बनाया। पहले लोकल बिजनेस था, आदमी अपना लोकेशन छोड़ के दूसरी जगह बिजनेस नहीं करता था। तो फॉर एग्जांपल आज मैं दहीसर ईस्ट में आनंद नगर में मेरा ऑफिस था, तो आनंद नगर के बाहर मैंने कभी बिजनेस नहीं किया था।
अब हमारे पास एक ब्रोकर है जो साई बाबा नगर से है, बोरीवली से, एक ब्रोकर है बोरीवली ईस्ट से है, एक ब्रोकर आईसी कॉलोनी से है। 35 मेंबर की वजह से मेरे पास अगर कोई कस्टमर, वो सारे लोग जो एरिया में बिजनेस करते हैं वहां का कोई कस्टमर आता है या वहां का कुछ इंक्वायरी आता है, तो पहले वो उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन एसोसिएशन की वजह से मैंने वो इंक्वायरी पास ऑन करना चालू किया। अब आप देखिए कि एक बंदा 34 जगह पे जा सकता है, तो 34 लोग एक जगह पे जा सकते हैं। तो ये ऐसी बात हो गई कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन था। टाइम खराब था, सबकी रिक्वायरमेंट थी। धीरे धीरे 97, 98, 99 तक मार्केट और खराब था, बट उस दौरान हम लोग काफ़ी टाइम मिले, एक दूसरे के पास आए। हमने जो एसोसिएशन बनाया उसका एक पर्पज़ ये था कि हम लोग झगड़ा करने के लिए एसोसिएशन नहीं बना रहे कि किसी का ब्रोकरेज किसी ने खा गया या कोई बिल्डर का प्रॉब्लम है। हमने कहा कि ऐसे लोग जुड़े जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो चाहता है कि हम लोग साथ मिलके सबका भला हो। जब आप कहते हैं पहले सबका भला हो, तो आपका भला अपने आप होने वाला है। तो सबका फोकस था कि हम एसोसिएशन को मजबूत बनाएं। इससे 3 बातें हुई। हमारे ब्रोकर्स को हम हमारी मीटिंग में स्पीकर लेके आते थे, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आर्किटेक्ट हो, जो आके हमारे ब्रोकर को एजुकेट करते थे कि कायदे कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, आपको टाइटल कैसे पढ़ना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये इसकी वजह से हम हमारे कस्टमर की सिक्योरिटी देखते थे। डेवलपर के लिए हो गया कि डेवलपर को एक ऑर्गेनाइज ग्रुप मिला कि एक डेवलपर को उनका प्रोजेक्ट बेचना है, तो पहले अलग अलग ब्रोकर के पास जाते थे। अब यहाँ पे एक एसोसिएशन साथ में मिल गया है, आपने एसोसिएशन को फ़ोन करके बुलाया, एक साथ में 35 लोग आ गए। आपका प्रोजेक्ट अगर अच्छा है, आपकी क्वालिटी अगर अच्छी है, तो आपके लिए एक साथ में 35 लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक डेवलपर के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन हो गई। तो मंदी के माहौल में ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना, उसकी वजह से काफ़ी डेवलपर को फ़ायदा हुआ। डेवलपर ने ब्रोकर के ऊपर भरोसा रखा, हर एक ब्रोकर को बिजनेस मिला और हमारा एसोसिएशन भी आगे बढ़ता गया। और आज 17 साल के बाद हमारा एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा एसोसिएशन माना जाता है। जो ब्रोकर्स 35 से हमने चालू की थी, आज हमारे पास 125 मेंबर है। तो सारे मेंबर्स ग्रो हो रहे हैं। डेवलपर को अच्छे एसोसिएशन के अच्छे ब्रोकर के साथ काम करने का मौका मिलता है। वहाँ पे कस्टमर अच्छे ब्रोकर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एसोसिएशन का मेंबर है, ये डिसिप्लिन है, इसको कस्टमर की सिक्योरिटी देखना मालूम है, इसको कायदे कानून मालूम है, डॉक्यूमेंट पढ़ सकता है। और अगर एसोसिएशन मेंबर के थ्रू कुछ प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर के पास एक चाबी है जो एसोसिएशन में जाके उसके लिए बात कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरा एसोसिएशन कर सकता है। तो आई थिंक इन ऑल इट वॉज बेनिफिशियल टू ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के बीच में एक रिस्पेक्ट बढ़ी है, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, सबका बिजनेस बढ़ा। डेवलपर के लिए एक ऐसी एसोसिएशन है जो उनका माल बहुत ही कम समय में अगर अच्छा है, रेट रिजनेबल है, तो माल बेच के दे सकते हैं। और बायर के लिए भी सेफ्टी फैक्टर। एब्सोल्युटली। ओके। और एरिया ग्रुप से आप नेक्स्ट लेवल पे गए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया। हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, बिजनेस एक लोकेशन से एक सिटी की तरफ गया, फिर उसके बाद हमको लगा कि ऐसा नहीं है कि हम खाली मुंबई में हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, ये बदलाव जो आया है वो दुनिया में आया है। पहले मैंने कहा ऐसे एक घर में तीन फैमिली, मतलब आपका 3 जनरेशन निकल जाता था। अब आज ये जो नई जनरेशन है वो उनकी लाइफ टाइम में 3 या 4 घर बदलेंगे, 3 या 4 सिटी में जा सकती है। तो आज मेरे पास एक कस्टमर है जिनको मैंने घर दिया है, उनका लड़का बड़ा हो गया, यूएस में पढ़ के आया, आईटी में होने की वजह से वो बोलता है मुझे पूना में जाना है पापा। तो वही कस्टमर मेरे पास आता है कि सर मेरे लड़के के लिए पूना में घर चाहिए। तो अब तक तो मैं ना बोलता था, बट मुझे लगा कि ये नीड है, तो आई स्टार्टेड गोइंग टू पुणे। और वहाँ भी पुणे में भी एक एस्टेट एजेंट का एसोसिएशन है, तो हमको जब काम करना है तो हम पुणे एसोसिएशन के थ्रू जाते थे। नीड ये हुई कि हर एक सिटी में एक एसोसिएशन है, लेकिन वो एसोसिएशन के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई लिंक नहीं है। उसकी वजह से सारे ब्रोकर दूसरे सिटी का बिजनेस लूज कर रहे हैं और आपके कस्टमर को आप एडिशनल सर्विस नहीं दे सकते। एनएआर इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ वो 2007 में हुआ। एनएआर यूएसए करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर यूएसए, जिनकी तकरीबन 46 कंट्री में देयर आर मोर देन 1.2 मिलियन ब्रोकर्स हु आर द मेंबर ऑफ एनएआर यूएसए। ये 1970 में फॉर्म हुई है, मतलब काफ़ी सालों से उनके पास एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास प्रोसेस है। और कुछ कंट्री में विदाउट लाइसेंस, विदाउट इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ एनएआर देन यू विल नॉट गेट द लाइसेंस। तो ऑर्गेनाइज वे में बिजनेस करते हैं। वहां से लोग आए, उनको भी लगा इंडिया में रियल एस्टेट इज ग्रोइंग, बट उन्होंने देखा यहाँ पे लोग अनऑर्गेनाइज है, तो दे वांटेड कि हमारे यहाँ के लोग एनएआर यूएस के साथ जुड़े,
वहाँ से वो हमको ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन देंगे, एक प्रोसेस लेके आएंगे जिससे वहाँ के लोगों को इंडिया में आके बिजनेस करना है तो उनके पास कोई नेटवर्किंग पार्टनर है जो उनकी भाषा समझता है, जो क्रेडिबल है, जो एथिकल प्रैक्टिस करता है। तो ये सारी चीज़ NAR USA NAR इंडिया में लेके आई। NAR इंडिया जो है वो एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है। जब 2007 में फॉर्म हुआ तभी 5 सिटी थी, बेंगलोर थे, दिल्ली थे, बड़ौदा थी, अहमदाबाद थे एंड चेन्नई। 5 सिटी ने मिलके एक NAR इंडिया फॉर्म किया। अभी 2007 से 2014 पिछले 7 साल में वो ग्रो कर रहा है। आज 26 सिटी एसोसिएशन, हमारा जो एरिया ग्रुप है वो 2008 में उसमें मेंबर बना, तो 26 सिटी के तकरीबन 2000 के ऊपर मेंबर NAR इंडिया के मेंबर है। तो आज अगर आप NAR इंडिया को कनेक्ट करते हैं तो आपको पूरे इंडिया की रियल एस्टेट की जो माहिती है वो मिल सकती है एट वन पॉइंट। सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ कस्टमर कि आपको अगर अक्रॉस द कंट्री कुछ ढूंढना है तो दिस इज अ नेटवर्किंग टूल, दिस इज एसोसिएशन। आप अगर ये एसोसिएशन के किसी भी मेंबर को कनेक्ट करते हैं, एक मेंबर से आपको अक्रॉस द कंट्री 26 सिटी एसोसिएशन में सर्विस मिल सकती है। कोई डेवलपर ऐसे है जो मुंबई में भी काम करते हैं, पूना में काम करते हैं, उनको अगर दूसरी सिटी में जाके काम करना है तो इफ दे कनेक्ट विद NAR इंडिया, आई थिंक देयर जॉब इज कंप्लीटली सिक्योर, सुपर्ब एंड वेरी इजी टू डील विथ। जिसको घर खरीदना है उसके लिए NAR इंडिया एक तरह से अगर देखे तो सेफ्टी नेट के रूप में हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से ब्रोकर कम्युनिटी को एजुकेट करके नई नई चीजें सिखा के बुरी प्रैक्टिसेस से दूर रहने का सिखा के ये बताते हैं कि सही मायने में रियल एस्टेट ब्रोकिंग कैसे होती है। तो इसके चलते NAR इंडिया और जैसे अलग एसोसिएशन है, जैसे आपका एरिया ग्रुप हुआ, इसका मकसद तो यही हुआ कि आप जो घर ढूंढ रहे हैं उनको सही मायने में सही तरीके से एज ए ब्रोकर बिजनेस करके दे। सवाल अब मेरा आपसे ये है कि पेपर में आजकल एड छपती है कि 0 ब्रोकरेज पे हम आपको घर बुक करके देते हैं। अब जहां तक मैं समझता हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बायर और ब्रोकर के बीच रिश्ता तभी होता है कि जब बायर ब्रोकर को पेमेंट देता है। अगर मैंने आपको पेमेंट नहीं दी तो आपके मेरे बीच में कोई रिलेशन नहीं, ट्रू, फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव। तो ये जो नई ट्रेंड निकली है कि लोग पेपर में बड़े बड़े इश्तिहार छपवाते हैं ये कहते हुए कि 0 ब्रोकरेज पे आप हमसे घर लीजिए, इसमें डेंजर्स क्या है और लोगों को इसमें किन चीजों से डर के रहना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 बातें जो जैसे मैंने कहा NAR इंडिया से हम लोग भी NAR US से इंस्पायर होकर बहुत सारी चीज़, लेकिन वो कहते हैं कि आप किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी मॉडल को कॉपी करके दूसरी कंट्री में नहीं लेके आ सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मॉडल सक्सेस हुआ है दूसरी कंट्री में, वहाँ के एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है बिजनेस का। आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो मैंडेट करके वर्ड है कि आप ब्रोकर है तो आप किसी एक ही पार्टी के साइड का ब्रोकर बन सकते हैं। आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे या US में जाएंगे तो एज अ कंसल्टेंट यू कैन रिप्रेजेंट वन साइड। आप या तो आप बायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप सेलर को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 2 वे ऑफ डूइंग इट। वहां पे क्या है कि डेवलपर जो कंसल्टेंट है उनको ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा रहती है, 5 to 10% रहती है। तो वहां पे वो लोग कस्टमर से ब्रोकरेज कभी चार्ज नहीं करते। तो वहां पे कॉन्सेप्ट है कि यू आर ओनली रिप्रेजेंटिंग डेवलपर्स। तो जब वैसे प्रोजेक्ट के पास जाते, लेकिन वहां पे रेगुलेटरी सिस्टम है, वहां पे आपके प्रोजेक्ट्स को ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर दिखाया जाता है, विदाउट अप्रूवल दे कैन नॉट सेल इट। तो वहां एज इट इज मतलब कस्टमर इज सिक्योर फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो वहां पे वो ब्रोकर के पास जाता है तो ब्रोकर से वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको मुझे सर्विस देनी है, बिकॉज दैट ब्रोकर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग डेवलपर्स। तो कस्टमर का कोई वहां पे रोल पूरा हो जाता है जहां पर ड्यू डिलीजेंस की बात आती है। तो वो केस में 0% ब्रोकरेज ठीक है, बिकॉज ब्रोकर इज वर्किंग फॉर डेवलपर्स। इंडिया में क्या है कि कस्टमर चाहता है कि हमें ब्रोकरेज भी नहीं दूं और उसको पोजीशन मिले फ्लैट, तब तक वो ब्रोकर को रिस्पॉन्सिबल भी ठहराओ। तो वो 2 चीज अभी मतलब वी आर इन ऐसे सिचुएशन में है कि बहुत सारे जो IPCs है या न्यू जनरेशन ब्रोकर्स है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, जिनको साइट के आसपास क्या हो रहा है या वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके खाली डॉक्यूमेंट जो है वही मेलर के थ्रू पे भेज देते हैं और उनको 20% पेमेंट दे दिया, उनको ब्रोकरेज मिला, फिर कस्टमर जाने बिल्डर जाने। अब कल को प्रोजेक्ट डिले होता है या उसमें टाइटल का कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर कस्टमर ब्लाइंडली 0% ब्रोकरेज के हिसाब से जाता है तो उनको खुद को ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा। अब वो इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर है, किसी के पास अगर बॉम्बे जैसी सिटी में टाइम है और वो खुद ड्यू डिलीजेंस कर सकते तो उसकी टाइम की कॉस्ट क्या है।
तो ये थे स्क्वायर फीट के श्री विनोद ठक्कर, जिन्होंने हमें बताया कि अच्छे ब्रोकर की जरूरत क्या होती है, अहमियत क्या होती है, और उससे आपके घर खरीदने का प्रोसेस सरल और सेफ कैसे बन सकता है। अगले एपिसोड तक थैंक यू एंड गुड नाइट।